वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इलेबोरेट करेंगे, वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग क्लास 9 से ही शायद इसको पढ़ते आए हैं। थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन और एक्सप्लेन करने का जो है इसीलिए मैं इसको आज कंसीडर कर रहा हूँ। इसके बाद अब कल एक नया टॉपिक बनाऊंगा और उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक बच्चे ने हमसे बताया था कि सर वो आप जो है इकोलॉजी में जो फैक्टर बताए हैं उन फैक्टर को भी ब्रीफ कर दीजिए। तो आप परेशान मत होइए, सारे फैक्टर्स ब्रीफ होकर आपको मिलेंगे। अभी हम लोग पहले इसके बाद से सिन इकोलॉजी और आउट इकोलॉजी को ब्रीफ करेंगे, नीच को ब्रीफ करेंगे, और जो है इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स और एनर्जी फ्लो को देखेंगे। और फिर उसके बाद जो है इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स और फैक्टर्स हैं उनको भी पढ़ेंगे, और उसी के दौरान इकोलॉजी के भी कंपोनेंट्स को हम आपके लिए वहाँ पे ब्रीफ कर देंगे। ठीक है, तो परेशान एकदम मत होइए, बस आप बने रहिए और पढ़ते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड और माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। आज जो कंटेंट हमारे सामने है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पिरामिड क्या है, और पिरामिड्स का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ पिरामिड क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड एक रिप्रेजेंटेशन है इकोसिस्टम का, जिसको जो है चार्ल्स एलिंगटन ने 1927 में दिया था। बाकी रिटन मैटर यहाँ पे है। तो चार्ल्स एलिंगटन ने 1927 में दिया था, जिसमें कि एक रिलेशनशिप बिटवीन की बात की गई है नंबर, बायोमास, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी कंटेंट को लेकर, जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर लेवल की बात की गई, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स की बात की गई, हेटरोट्रॉप्स में भी कई डिविजन्स की बात की गई। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है एलिंगटन ने क्यों पिरामिड में लिया, क्यों पिरामिडली किया, सर्किल में भी तो कर सकते थे। ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए भाई। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है ये पिरामिड ही है, ठीक है। इसमें हमने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन किया। व्हाई नॉट इट इज सर्कुलर, लेट्स डिस्कस। तो पिरामिड का ख्याल इनके दिमाग में कहाँ से आया? पहले तो ये सोचना चाहिए व्हाई पिरामिड। हुआ ये कि जब चार्ल्स एलिंगटन जो है इकोलॉजिकल पिरामिड का रिसर्च कर रहे थे, इकोलॉजी को रिप्रेजेंट करने का टूल ढूंढ रहे थे, उस दौरान चार्ल्स एलिंगटन के सामने दुनिया में मिस्र के पिरामिड की खुदाई और खोजों का दौर चल रहा था, और पिरामिड के माध्यम से ऊर्जा को उन्होंने नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए प्रवाह के रूप में देखा, माने फ्लो ऑफ एनर्जी। उसी दौरान उनके मन में विचार आया कि संख्याओं को नीचे से ऊपर तक, माने ज़्यादा से कम के रूप में हम मेंशन करें तो किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और उन्होंने सबसे पहला टर्म इकोसिस्टम को चुना, और इकोसिस्टम में उन्होंने नंबर ऑफ स्पीसीज़ की काउंटिंग शुरू की। काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज़ कैसे करेंगे? अबंडेंस, डोमिनेंस, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, IVI, इम्पॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स, ये जो अभी आपके आई बटन में आएगा सारा वीडियो इकोसिस्टम का, प्रोडक्टिविटी का, इकोलॉजी का, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आप अपने स्क्रीन को क्लिक करेंगे अभी तो ऊपर देखेंगे एक राइट साइड में टॉप पे एक गोल सा आई लिख कर आता है सर्किल में, उसको क्लिक करेंगे तो सारी आपको लिंक्स वीडियो के मिल जाएंगे। ठीक है, तो नीड नॉट टू वरी, लेट्स डिस्कस। अब इसमें क्या होता है कि उनके दिमाग में विचार आया कि हम नंबर्स को सिलसिलेवार क्रम में लिखें और ज़्यादा से कम की तरफ मूव करें तो हम इकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहीं से वह विचार जो है एक ग्राफिकल रूप ले लिया, और यह ग्राफिकल रूप को हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड को अगर हम परिभाषित करें साधारण तौर पे तो हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी जो है प्लैनेट पे किसी भी फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर का।
अब फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर क्या है? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं, तो वो पिरामिड होगा, इकोलॉजिकल पिरामिड, उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड को उन्होंने यहाँ पे इसीलिए कंसीडर किया। जो सबसे पहला उन्होंने पिरामिड डिजाइन किया था वो पिरामिड ऑफ नंबर था, ये ध्यान रखिएगा। पिरामिड ऑफ नंबर वाज द फर्स्ट पिरामिड डिजाइन्ड बाय द एलेंटोनियन, और उसको हम एलेंटोनियन पिरामिड भी कहते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें, मूलभूत सिद्धांत जिसको कहते हैं, तो स्ट्रक्चर में पिरामिड के हर पायदान को एक नाम दे दिया गया, और किस नाम से उसको पुकारा गया, तो उसके पुकारे जाने का नाम था ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल से पॉइंट किया गया हर एक स्टेज को इकोसिस्टम में, हर एक स्टेज को इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल से इंडिकेट किया जाता है। जब हम पिरामिड को पढ़ रहे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जब हम पिरामिड को पढ़ रहे होते हैं तो पिरामिड का हर एक लेवल एक ट्रॉपिक लेवल के रूप में आता है, उसको ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर में ऑटोट्रॉफ आते हैं, सेकेंडरी में कंज्यूमर शुरू हो जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स, टॉप कंज्यूमर, सो एंड सो फोर्थ। किसी भी पिरामिड का जो हाइट है, जो बार है उसका, वो एक मेजरमेंट यूनिट है। कैसे? आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है एक पिरामिड, ये जो होगा ये एक यूनिट के रूप में काम करेगा, ये एक यूनिट के रूप में काम करेगा, ये एक यूनिट के रूप में काम करेगा। एक हर बार को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1, ये ऑटोट्रॉफ ट्रॉपिक लेवल 1 होगा, फिर हर्बीवोरीज में आएगा ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। ठीक है। कहीं कहीं पे प्राइमरी कंज्यूमर के बाद से सेकेंडरी कंज्यूमर को जो है वो क्या नाम है, और टॉप कंज्यूमर को कार्निवोरीज लिख देते हैं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, सेम थिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रॉपिक लेवल्स जो हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, किसी भी फॉर्म में एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक उसी तरह जैसे इकोसिस्टम एक लेवल से दूसरे लेवल पे इंटरलिंक होकर रिलेशनशिप को शो करता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक दूसरे से इंटरलिंक होकर जैसे इकोसिस्टम वर्क करता है, वही चीज़ को हम यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इकोसिस्टम को हमने एक पिरामिड में रख दिया, और उस पिरामिड को हम देख रहे हैं कि ये सरलतम तरीका है इकोसिस्टम को देखने का। मैं कहा था ना कि इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो देखने के नज़रिए बदल जाएंगे, तो ये वही है कि विचार ही बदल जाते हैं टोटल। प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉफ, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोरीज, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब कार्निवोरीज, टॉप कंज्यूमर मतलब ओमनीवोरीज। कहीं कहीं पर ओमनीवोरीज की जगह कार्निवोरीज ही लिखा है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट इज़ ओमनीवोरीज, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमनीवोरीज ही होते हैं वो। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली मूलभूत सिद्धांत के रूप में पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी ही देखने को मिलता है। परंतु अब आप सोचेंगे कि ये सर ने क्या लिख दिया, पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी बता दिया। तो मैंने यहाँ पे पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि प्रोडक्टिविटी का एक वीडियो है जिसमें मैंने पिरामिड को डिफाइन किया है, वो एक रिसर्च जर्नल से मैंने लिया था, और वो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, इसलिए मैंने उस पिरामिड को भी यहाँ आपके लिए कंसीडर किया है। तो नाउ वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1, पिरामिड ऑफ नंबर। इसकी यूनिट है नंबर अपॉन मीटर स्क्वायर, माने नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन मीटर स्क्वायर। पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा ही अपराइट होगा इन केस ऑफ ग्रासलैंड और पॉन्ड इकोसिस्टम, हमेशा ही अपराइट होगा इन केस ऑफ ग्रासलैंड और पॉन्ड इकोसिस्टम, और इन्वर्टेड होगा इन केस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इन केस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन्वर्टेड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ स्पीसीज इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम एक ट्री की बात करें, उस पर रहने वाले बीटल्स की बात करें, फिर उस पर रहने वाले बर्ड्स स्पीसीज की बात करें,
तो संख्याएं बढ़ जाती हैं, और ये संख्याएं बढ़ जाना जो है उस इकोसिस्टम को के पिरामिड को इन्वर्टेड कर देता है। ये जान लीजिएगा, उस इकोसिस्टम के पिरामिड को इन्वर्ट कर देता है, हमेशा याद रखिए। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन केस ऑफ पैरासिटिक, अब इसको पैरासिटिक भी कहते हैं। अगर आप पैरासिटिक या डेट्रीवोरीज या सेप्रोफिटिक इकोसिस्टम की बात करें तो उस केस में भी हमेशा जान लीजिए कि पिरामिड जो है आपका इन्वर्टेड बनेगा। जब आप नंबर्स की बात करेंगे, संख्याओं की बात करेंगे, काउंटिंग्स की बात करेंगे, हेड काउंट्स की बात करेंगे, तो हमेशा ही पिरामिड ऑफ नंबर इन केस ऑफ ट्री, इन केस ऑफ पैरासिटिक इन्वर्टेड होगा, और इन केस ऑफ ग्रासलैंड और पॉन्ड अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं, मतलब भार, वजन। तो एज वी ऑल नो दैट कि हमारे धरती पर 30% जो लैंड एरिया है, उस 30% लैंड एरिया पे प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हैं, और वह प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ्स, और वो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं उनका वेट जो है बायोमास ज़्यादा है, तभी उसके ऊपर निर्भर करने वाले स्पीसीज जो है वो सरवाइव करके चलते हैं। अब जैसे जैसे स्पीसीज ऑटोट्रॉफ से हर्बीवोरीज, कार्निवोरीज और ओमनीवोरीज में जाएंगे, उनकी संख्याएं कम होंगी, उनकी संख्याएं कम होंगी। यही नेचर बैलेंस करता है। देखिए फंक्शनल किंगडम, नेचर कैसे काम कर रहा है। टॉप कंज्यूमर को कम रखा है। किसी कंपनी में मालिक एक ही होता है, 10 ठू नहीं होते हैं, एक ही मालिक होगा। उसके बाद से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, फिर उसके बाद से वर्कर्स होंगे। ये चीज़ बिजनेस लॉ में भी लगता है, बिजनेस मैनेजमेंट में भी लगता है। MBA वालों को भी मैं पढ़ाया हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा मालूम है। तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होगा इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल, पर यही चीज़ इन केस ऑफ पॉन्ड में उलट जा रहे हैं। क्यों भाई, वाई, क्यों उलट गए? उलट इसलिए गए कि समुद्र में मौजूद जितने भी प्रोड्यूसर हैं, इनका भार वहाँ मौजूद हर्बीवोरीज से कम होगा, और समुद्र में मौजूद कार्निवोरीज चाहे जितने भी हों वो बहुत वजनदार होंगे। क्यों? क्योंकि आपने पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ा है कि जब पॉपुलेशन को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो पॉपुलेशन एक्सपैंड करता है, और यह एक्सपेंशन, विस्तार साइज के फॉर्म में भी होता है। तो जितने भी कार्निवोरीज समुद्र में मिलेंगे वो आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। वेल आपको छोटी सी नहीं मिलेगी। छोटा वेल भी जो है वो हर्बीवोरीज स्पीसीज को खा सकता है। और इसीलिए पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा ही इन केस ऑफ मैराइन इकोसिस्टम उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। इसको इन्वर्टेड कहते हैं। एक टर्मिनोलॉजी आप और समझ लीजिए, पिरामिड ऑफ नंबर को, ये जो इन्वर्टेड है, कहीं कहीं पर टीचर को घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिरामिड ऑफ नंबर इन केस ऑफ फॉरेस्ट और पैरासिटिक इकोसिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, इट इज नोन एज स्पाइंडल, SPINDLE, स्पाइंडल। इसको हम स्पाइंडल कहते हैं। स्ट्रक्चरली अगर हम इसको देखें तो ये जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर है, इट शुड बी लुक लाइक दिस, ये और ये इस तरह। तो ये जो डिजाइनिंग है, इट इज नोन एज स्पाइंडल। ओके, नाउ बायोमास, भाई छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनका बायोमास हमेशा कम होगा, संख्याएं कितनों हो, क्योंकि समुद्र में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे स्पीसीज हल्की होती चली जाती हैं, बहुत हल्की। तो वो नीचे चूंकि प्रेशर होता है ज़्यादा, इसलिए उसी में सप्रेस्ड रहती हैं, ऊपर उड़कर नहीं आ जाती हैं। ये भी एक टेक्निक है। स्पीशीज अगर माइक्रो लेवल पे भी हैं और सतह पे भी हैं, मान लीजिए कि जो प्रोड्यूसर लेवल है, एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ बताता हूँ।
मान लीजिए कि कोई इकोसिस्टम है, ठीक है, लेट अस सपोज जो प्रोड्यूसर होगा किसका, बायोमास के लिए मैं बात कर रहा हूँ एक्वेटिक में, ठीक है, तो वो मान लीजिए हल्का है तो तैर कर यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। बहुत सारे कोरल्स तो नीचे रहते हैं, इसीलिए मैं कहा ना कोरल्स नीचे रहते हैं, होल्ड फास्ट रहते हैं, तो कुछ तैर कर यहाँ चले आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका वजन, वेल अगर तैर के नीचे चली गई तो उससे ज़्यादा हो गया, वेल का वजन फिर भी इससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा दिमाग में, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न, मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, पूछ जरूर लीजिएगा। अब इसी कारण से पिरामिड ऑफ बायोमास इन केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है इन्वर्टेड बनता है, और अपराइट बनेगा इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बहुत सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन जिग जैग मैचिंग वाले जो आते हैं इस तरह के, ए का सी, बी का ए, इस तरह का जो मैचिंग आता है वो इससे भी उठता है, तो ध्यान रखिएगा और इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस पिरामिड को अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा, क्योंकि इस पिरामिड को स्पाइंडल, SPINDLE, टेक ए स्क्रीनशॉट हियर, स्पाइंडल भी कहते हैं, स्पाइंडल शेप है ये, ठीक। और इसके बाद आते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी पर। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या कहता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी बताता है फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। अब जो पिरामिड है, ये पिरामिड ऊर्जा के प्रवाह को डिजाइन करके बनाया गया। तो चूंकि हमारे पास प्रोड्यूसर्स नंबर ज़्यादा हैं तो ऊर्जा इनके पास ज़्यादा होगी, फिर इनको खाएंगे हर्बीवोरीज, इनको खाएंगे कार्निवोरीज और इनको खाएंगे ओमनिवोरीज। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वीडियो आ रहा है, उसको जरूर आप देखिएगा। इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजी, ये वीडियो देखिएगा जरूर आप। ऐसे आप स्क्रीन को अपने टच करेंगे खाली तो ऊपर एक आई बटन बनकर आएगा, उसको आप टच करिएगा तो सारे वीडियोस लिंक खुल जाएंगे, ठीक है। एकदम परेशान मत होइएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा, कन्फ्यूज़न होगा, तुरंत पूछ लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन इज मोर डेंजरस। अब मान लीजिए कि 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रोड्यूसर के पास है, 1000 किलो कैलोरी को ये खाना शुरू किया तो 90% ऊर्जा तो इसके मेटाबॉलिज्म में खर्च हो गई, बची 10% वो इसके में स्टोर्ड रही। अब इसको कोई खा गया तो उसके खाने में ऊर्जा खत्म हुई। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम का वीडियो आएगा, उसको आप देखिएगा, उसमें इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चाएं हैं। अब खरगोशवा को कोई खा गया, खरगोश को जो खाएगा तो उसके खाने में, उसके मेटाबॉलिज्म में ऊर्जा का लॉस होगा। यह ऊर्जा का लॉस जो है 90%, तो फिर बचा 10%। देखिए 100 का 1000 का 100 बचा। फिर उसको भी कोई खा गया टॉप कंज्यूमर, तो वहाँ बचा 10 किलो कैलोरी एनर्जी। तो टॉप कंज्यूमर के पास एनर्जी 10 किलो कैलोरी बच रही है। तो ये ऊर्जा का लॉस जो आप देख रहे हैं, ये फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, हर लेवल पर 10% ऊर्जा स्टोर होती है, रेस्ट लॉस हो जा रही है। और यह लॉस ऑफ एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना, देखिए कितना सरल कर दिया पिरामिड ने समझाना। पिरामिड ने इसको समझाना, फ्लो ऑफ एनर्जी को कितना सरल कर दिया। फ्लो ऑफ एनर्जी का डायग्राम आप देखेंगे तो डर जाएंगे, कहेंगे ये क्या है, गोल गोल घूम रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं। पर अब देखिए पिरामिड से कितना आसानी से समझ में आ गया, कितना आसानी से समझ में आ गया। तो पिरामिड ने इकोसिस्टम को समझने का नज़रिया बदल दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि पर्यावरण पढ़ेंगे तो देखने का नज़रिया, सोचने का, विचार करने का नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि बहुत वास्ट लेवल पे होता है। यहाँ कोई चीज़ छोटी नहीं है, यहाँ सब चीज़ें बड़ी हैं। अगर आप ग्रास हॉपर से लेकर आप प्रोड्यूसर की बात करें ना, प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर, आप गौर से देखिए, ये एक सीढ़ी भी तो है। प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर हम जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम
इस स्पीसीज को ख़त्म कर दें तो यह इस पर निर्भर हो जाएगा, नीचे वाले पायदान पे चला आएगा, ठीक है। परंतु इतना तक तो ठीक था, सच्चाई, चलो भाई हम लोग शिकारी हैं, ह्यूमन बीइंग बना ही है। चार्ल्स इलिंगटन और इकोसिस्टम जो फ्रेडरिक क्लीमेंट ने दिया, उन दोनों में एक सबसे बड़ी गलती हुई, और वो डीमेरिट इकोसिस्टम की ये है कि उसने ह्यूमन को टॉप कंज्यूमर मान लिया। ये सबसे बड़ी डीमेरिट है इकोसिस्टम की। अगर ह्यूमन इज अ टॉप कंज्यूमर देन इट कंज्यूम एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इंक्लूडिंग अर्थ, वो अर्थ को भी खा जाएंगे सब। तो टॉप कंज्यूमर में हम लोग को नहीं रखना चाहिए था, पर रख दिया गया, और नतीजा ये है कि हम अपने सारे रिसोर्सेज को अपना समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम प्राइमरी कंज्यूमर को हटा दें तो क्या होगा। मान लीजिए हम प्राइमरी कंज्यूमर को हटा दें, इनको मार दें, हम सारे को मार दें, तो क्या होगा। शिफ्टिंग ऑफ स्पीशीज होगा, शिफ्टिंग ऑफ स्कैवेंजर होगा। ये टॉप कंज्यूमर ऊपर आप देख रहे हैं, टॉप कंज्यूमर में पहले जो है गिद्ध हुआ करते थे, गिद्ध खत्म हो गए, कम हो गए, संख्याएं गिर गई। तो अब यहां पर जो संख्याएं बढ़ रही हैं वो है क्रोज की, कौआ। तो अब ये कौए की तो संख्या बढ़ रही है, पर द कंजम्पशन ऑफ मीट इन कंपेरिजन टू गिद्ध जो है वो कम है, वल्चर्स के कंपेरिजन में कम है। और वल्चर्स के डेथ का जो कारण है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और मानव दोनों बराबर जिम्मेदार है, क्योंकि हमने डेक्लोफेनान नाम के केमिकल का प्रयोग करना शुरू किया। ऑक्सीटोसिन गाय को देते हैं दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। गाय जब मर जाती है तो वो ऑक्सीटोसिन, जब तक वो जिंदा रहती है और मर भी जाती है तो भी, जब शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन गया तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से उसकी ब्रीस्ट में मिल्किंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक छोटी सी बात समझ लीजिए। अब इसकी कैपेसिटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, दूध ज़्यादा मिलेगा, परंतु उस ऑक्सीटोसिन का मॉडिफिकेशन जो होगा वो डेक्लोफेनान नाम का एक केमिकल बना लेगा, और ये डेक्लोफेनान जब उसके मीट में डिपॉजिट हो जाएगा और गिद्ध उसको खाएंगे तो गिद्ध के लिए डेक्लोफेनान सल्फास का काम करता है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, समझ गए आप, सल्फास का काम करता है। उसके बाद से इसीलिए वो विलुप्त हुए। दूसरा विलुप्त होने का कारण था कि हम बड़े बड़े दरख्तों के पेड़ों को काट दिए, और बड़े बड़े दरख्तों के पेड़ों पे ही उनके ब्रीडिंग हैबिटेट्स हुआ करते थे, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इसीलिए मैंने बताया कि सबसे बड़ा कारण है इकोलॉजी को डिटोरेट होने का और इकोसिस्टम का लॉस होने का। तो फ्लो ऑफ एनर्जी किलो कैलोरी में मेजर होती है मीटर स्क्वायर पर ईयर में। अब आइए प्रोडक्टिविटी के पिरामिड की बात जो मैं कह रहा था। प्रोडक्टिविटी का पिरामिड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए है, ये जान लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई आप प्रोडक्टिविटी का पिरामिड बता रहे हैं, हम तो कहीं पढ़े नहीं। तो जी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को पिरामिडिकली इंडिकेट किया जा सकता है ओवरऑल को लेकर, और ये नेट प्रोडक्शन जो है, जो पिरामिड का ये नेट प्रोडक्शन है, ये हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि ये एनर्जी डिपेंडेंट है, ये एनर्जी डिपेंडेंट है, इसलिए ये अपराइट होगा। किलो कैलोरी जूल, किलो कैलोरी जूल, किलो कैलोरी, समझ रहे हैं, इसीलिए ये अपराइट होगा, ये इन्वर्टेड ये भी नहीं होगा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का पिरामिड इन्वर्टेड नहीं होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? अब आप सोच रहे होंगे, इसमें एक चीज़ और बता दें, आप सोच रहे होंगे कि ये मछली वाला तो ये यहाँ पे इसके हिसाब से तो उल्टा होना चाहिए, इसका प्रोडक्टिविटी रेट ज़्यादा होगा इसकी अपेक्षा, इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसीलिए नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो वहाँ पर अधिक होना चाहिए और होगा।
हम प्रोडक्टिविटी को देख रहे हैं, और किस लेवल पे देख रहे हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इस केस में कहाँ पे है? प्रोड्यूसर के पास होनी चाहिए, ठीक। फिर हर्बीवोरीज के, फिर कार्निवोरीज के। तो इस केस में यहाँ पर बायोमास इसका ज़्यादा है, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की संख्या कम है। अब प्रोड्यूसर की संख्या कम होने के कारण इनका जिसको हम प्रोडक्टिविटी को देखेंगे जब इन केस ऑफ इकोसिस्टम किसके? एक्वाटिक के, तो हमको ये पिरामिड सीधा करना पड़ेगा। इसीलिए पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी प्राइमरी लेवल पर भी हमेशा ही अपराइट होगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर ज़्यादा हैं और ऊपर जाने पर नंबर्स कम हो रहे हैं। तो इन कंपेरिजन टू विथ नंबर्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा ही ज़्यादा होगा और जो है वो अपराइट होगा। एक चीज़ और आप गांठ बांध लीजिए, यहाँ पर इनकी संख्याएं प्रोड्यूसर की बायोमास के केस में ज़्यादा हों, कोई मैटर नहीं करता। इनका बायोमास कम है, केवल बायोमास कम है, ये जान लीजिएगा, संख्या कम नहीं है, बायोमास कम है। अब प्रोडक्टिविटी हम देख रहे हैं संख्याओं पे और ऊर्जा के बहाव पे, ठीक है, इसीलिए ये अपराइट होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? इकोसिस्टम को लेकर ही डिफाइन है। इकोसिस्टम पिरामिड, एलंटोनियन पिरामिड, कोई पिरामिड इकोलॉजी में है और उसका महत्व इतना ज़्यादा है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इन्वायरमेंटल मॉडलिंग से जो है डिप्लोमा होता है। इन्वायरमेंटल मॉडलिंग के लिए इसका इस्तेमाल वृहद रूप में किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन, इकोसिस्टम डिजाइनिंग, किसी इकोसिस्टम को डिज़ाइन करना है, मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम बनाना है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इकोलॉजिकल डेटाबेस मैनेजमेंट, कैसे पता चलता है इतने फ्लोरा, इतने फन्ना, इतने स्पीसीज, इतना एग्जिस्टेंस, उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्रणालियों को लागू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा बेटर तरीका है टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक फ्लो ऑफ एनर्जी विथ रिलेशन टू नंबर, बायोमास एंड प्रोडक्टिविटी। एनर्जी के फ्लो को समझना, अगर नंबर और बायोमास और प्रोडक्टिविटी में हम एक इंटर रिलेशन करके देखना चाहें तो सबसे सरल है। आप देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी आपको देखना कितना सिंपल लग रहा है। अगर हम पिरामिड एनर्जी फ्लो को देखें तो एनर्जी फ्लो का डायग्राम कुछ इस तरह बन के आने लगता है, ठीक है। तो इसको समझना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसको मैं यही बता सकता था, पर उसके लिए अलग एक हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ सरल है, ठीक। तो अगर हमको इन्वायरमेंट की मॉडलिंग करनी है, फॉर व्हाट, फॉर किस लिए मॉडलिंग होगी? फॉर फोरकास्टिंग। अगर हम इकोसिस्टम को डिजाइन करेंगे, किस लिए? फॉर मॉडिफिकेशन। चूंकि मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम भी है हमारे पास। अभी आप एक्वेरियम को डिजाइन करिए, तो क्या एक्वेरियम में आप वो मछलियों को रखना पसंद करेंगे जो खा जाए सबको? नहीं। कई एक्वेरियम में अलग अलग लेयर पे मछलियां रखी जाती हैं, वो अलग अलग सतह पे मछलियां तैरती हैं। अक्सर एक्वेरियम में वेजिटेरियन फिश रखी जाती है। तो ये क्या है? ये डिजाइनिंग है। सिंगापुर में अब जो है फार्म का प्रैक्टिस जो है वो इकोसिस्टम के आधार पे किया जा रहा है। मतलब वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल एकदम ना करके इकोसिस्टम को वहाँ पे इम्प्लांट कर रहे हैं। वहाँ पे खेतों में मछलियाँ डालते हैं, तो मेटा पॉपुलेशन के तहत जो है कंट्रोल करते हैं वहाँ के पेस्ट को। फिर पैरेट्स, अगर धान का है या जो है गेहूँ रोपे हैं,
तो उसमें पैरट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो कीट पतंगों को खाते हैं। स्नेक का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल करने के लिए पैरट्स को और रोडेंट्स को। तो ये टेक्निक का इस्तेमाल देखिए, अभी तो आप जो इकोसिस्टम अभी जान रहे हैं या देख रहे हैं, इकोसिस्टम की मॉडलिंग या इकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, वो बहुत किताबी ज्ञान है। और जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे दुनिया में रिसर्च जो हो रहे हैं एडवांस लेवल पे, उनकी बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन की बात, अगर किसी विषय को कहा जाए कि अप्लाइड है, तो वो इन्वायरमेंटल साइंस है, प्योरली अप्लाइड सब्जेक्ट है। अवध यूनिवर्सिटी का इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो प्योर एप्लीकेबल है, प्योर एप्लीकेबल। आप इसको कहीं भी घटता हुआ देख सकते हैं। अगर आप नदी के किनारे बैठ जाएं तो उसका सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, स्पीशीज से लेके फ्लो। अगर आप फ्लो देख रहे हैं तो उसको आपको सारे पैरामीटर्स एनालिसिस हो जाएंगे आपके। अगर कोई एमएससी एनवायरनमेंट का बंदा पढ़ा है और नदी के किनारे बैठा है, और वो बंदा अगर डीओ पे 1 घंटा लेक्चर न दे पाए, तो समझ लेना मत वो पढ़ा नहीं, वो पढ़ा ही नहीं। 1 घंटा कम से कम वो लेक्चर देगा डीओ पे खाली। अभी एक पैरामीटर की बात कर रहे हैं, अभी एल्कलिनिटी, सीओडी, बीओडी, एसिडिटी, हार्डनेस, टर्बिडिटी, ट्रांसपेरेंसी, फिर प्लैंकटन के उसमें आता है, फिर जू प्लैंकटन के बारे में आता है, फिर प्लैंकटॉनिक सिचुएशंस के बारे में आता है, वो अलग है। खाली मैं डीओ बात कर रहा हूँ। किसी इकोसिस्टम को जो डैमेज हो गया उसको रीस्टोर करने के लिए भी हमको इकोलॉजिकल पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं। ये सरलतम तरीका है जहाँ से हम जानकारियों को एकत्रित कर लेते हैं। ये एक महान उपलब्धि थी। फिर इकोलॉजिकल डेटाबेस, जैसा कि मैंने कहा, स्पीशीज काउंटिंग की जो बात की, जैसे कहाँ लिख देते हैं, जब पढ़ते नहीं है कि इतने स्पीशीज थे, 1400 टाइगर थे, अब 1700 हो गए, 2300 हो गए। कहाँ से पता चल रहा है? स्पीशीज काउंटिंग से पता चला है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज, माने पिरामिड ऑफ नंबर्स का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। और ये बहुत आसान तरीका है प्रोडक्टिविटी और बायोमास और नंबर को कोरिलेट करके पढ़ने का। थैंक यू वेरी मच। कोई क्यूरी होगी तो ज़रूर पूछिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे है। हैव अ नाइस डे। खुश रहिए।